सैल्यूट इंडिया। नमस्कार प्यारे भविष्य निर्माताओं, आप सभी मित्रों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी सबसे बेहतरीन चर्चा होगी। हम ये जानेंगे कि अधिगमकर्ता से अधिगमकर्ता की जो अंत्यक्रिया होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, या फिर अधिगमकर्ता और शिक्षक के बीच की जो अंत्यक्रिया वो महत्वपूर्ण होती है, या फिर अधिगमकर्ता व और टीएलएम के मध्य जो अंत्यक्रिया होती है वो महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, महत्वपूर्ण तीनों होती है, पर हम इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी उसको जानने का प्रयास करेंगे। आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक अध्यापक को बढ़ावा देना चाहिए, किसको बढ़ावा देना चाहिए? विद्यार्थी अध्यापक परस्पर क्रिया को, विद्यार्थी से विद्यार्थी परस्पर क्रिया को, या फिर विद्यार्थी से टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम को कहा जाता है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि किसको बढ़ावा देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हाँ, बढ़ावा तीनों को देना चाहिए, क्योंकि तीनों ही जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उसमें सहायक है। बट सबसे महत्वपूर्ण कौन सी होती है उसको हम जानेंगे। तो उससे पहले कुछ हम थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे। ठीक है, तो हम आपको एक बात कहते हैं कि आपको, यानी एक अध्यापक को विद्यार्थी अध्यापक परस्पर क्रिया की अपेक्षा विद्यार्थी विद्यार्थी परस्पर क्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़िएगा आप। ये लाइन कह रही है आपको, यानी अध्यापक को विद्यार्थी अध्यापक परस्पर क्रिया, मतलब लर्नर टू टीचर, इस क्रिया की अपेक्षा आपको विद्यार्थी से विद्यार्थी परस्पर क्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब लर्नर टू लर्नर, यानी अधिगमकर्ता से अधिगमकर्ता को बढ़ावा देना चाहिए इस क्रिया को। ठीक है, क्यों देना चाहिए वो हम देख लेते हैं, है ना। ये लो, एक परंपरागत कक्षा की परस्पर क्रिया में बच्चे अंतिम सही उत्तर के लिए अध्यापक की ओर देखते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जब बच्चे बातचीत करते हैं और अध्यापक उनमें हस्तक्षेप करता है कि चलो मैं आपसे बातचीत करता हूँ। दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे, ये दो बच्चे, ठीक है, दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे, किसी समस्या का समाधान कर रहे थे, और वहीं पर अध्यापक जी आ जाते हैं। तो फिर बच्चे क्या कर लेंगे कि ये जो हमारी समस्या है इसका समाधान हमें गुरुजी बता देंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि इस समस्या का समाधान हमें गुरुजी बता देंगे। तो इसमें नुकसान क्या हुआ? इसमें नुकसान ये हुआ कि बच्चे जिस संभावित उत्तर की खोज कर रहे थे, है ना, जिस प्रकार से इनका चिंतन चल रहा था, अब नहीं चल पाएगा वो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टीचर आ गए हैं और वो टीचर बीच में अंतर्क्रिया करने लगे इन बच्चों से। तो इनके जो संभावित उत्तर हैं उन उत्तरों को क्या हुआ, मतलब दबाव, उन पर दबाव आ गए और बोलेंगे कि सही उत्तर के लिए तो हम गुरुजी हम हमारे सामने हैं, तो उनकी ओर देख लेते हैं। समझे बात? इस लाइन का भावार्थ समझे आप कि एक परंपरागत कक्षा की आज से चली आ रही जो कक्षा की प्रणाली, उसमें परस्पर अगर बच्चे क्रिया करते हैं तो उसका जो अंतिम परिणाम होता है वो अध्यापक जी दे देते हैं। तो इसमें एक्चुअल में होता है क्या है, जब उन्हें अध्यापक की ओर से उत्तर मिल जाता है तो आगे संभावित उत्तरों की खोज बंद हो जाती है और इससे उनके दिमाग का विकास अवरुद्ध हो जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है। अधिक से अधिक हमें प्रोत्साहित किसे करना चाहिए? लर्नर टू लर्नर को हमें बढ़ावा देना चाहिए। मतलब एक बच्चा बच्चे से जितनी अंत्यक्रिया कर सके उतनी हमें करवानी चाहिए। उसमें एक जो अध्यापक होता है उसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर अध्यापक बीच में आ गए समस्या समाधान के, तो उसमें होता क्या है, बच्चे ये सोच लेंगे कि इसका आंसर हमें गुरुजी बता देंगे, इस समस्या का हल गुरुजी बता देंगे, तो हमें आगे काय को सोचना है। जब बच्चे सोचेंगे नहीं तो उनकी जो मानसिक क्षमता है उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर वहीं पर भी अगर अध्यापक नहीं आते हैं तो बच्चे एक ही समस्या के विभिन्न उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से हो सकती है। ठीक है, तो उन बच्चों की अंत्यक्रिया से वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं। अब हम देखते हैं कि लर्नर टू लर्नर, यानी अधिगमकर्ता टू अधिगमकर्ता, जो बच्चा सीखता है वो मतलब औसतन 70% अपना अधिगम है ना, वो अध्यापक विद्यार्थी से विद्यार्थी कर लेते हैं। छात्र अंत्यक्रिया से 70% अधिगम कर लेते हैं। और छात्र लर्नर टू टीचर, है ना, छात्र और अध्यागम के जो अध्यापक है उसके मध्य अगर परस्पर क्रिया होती है तो उसे 20% हो पाता है। और L2M यानी लर्नर टू मटेरियल TLM, ठीक, उनसे 10% होता है। आई बात समझ में? तो हमें सर्वाधिक किसे बढ़ावा देना चाहिए? हमें कक्षा के अंदर एक लर्नर टू लर्नर को सर्वाधिक बढ़ावा देना चाहिए। 70% वाली जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट होती है। आपने कभी देखा होगा कि आप कोई कोचिंग में गए हैं, वहाँ पर आप पहले दिन जाते हैं तो मतलब आपको यूँ लगता है कि कुछ नहीं पढ़ाया है। हो सकता है कुछ नहीं पढ़ाया हो, बट अगर एक एक दिन जोड़ के आप पूरे महीने के बाद में अपने नोट्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में बहुत कुछ हमने यहाँ से सीखा है। अगर आप ये सोच लें कि आज एक दिन में कुछ नहीं पढ़ाया, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं आपको
वंचित कर देती है अपने कार्यों से। तो आप वहाँ जाते हैं, अपने साथियों के साथ बैठते हैं, उनसे अंतक्रिया करते हैं, उनसे कोई समस्या का समाधान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आपका चिंतन बढ़ता है, आपकी मानसिक क्षमता बढ़ती है, आपकी सोचने समझने की, कल्पना करने की चिंतन, मतलब एक आपका बहुत बड़ा विकास होता है इसमें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी अदा करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा मित्रों, आंसर तो होगा हमारा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्यार्थी परस्पर क्रिया को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये 70% विकास करती है अधिगम का, और ये 20% कर पाता है, और ये मात्र 10% कर पाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तीनों ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हम बढ़ावा दे रहे हैं लर्नर टू लर्नर को, और वहाँ पर अध्यापक नहीं है तो कौन क्या करेगा? नहीं ना, वहाँ पर टीलम नहीं है तो बच्चों का शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया वो सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाएगी, और जो अधिगम में बाधा उत्पन्न हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, मतलब अधिगम कर ही नहीं पाएगा ना यार। ओके, वहाँ पर अगर शामपटी नहीं है तो बच्चे, तो शिक्षण अधिगम सामग्री भी होना आवश्यक है, वहाँ पर अध्यापक का होना भी आवश्यक है। तो लर्नर टू लर्नर को हमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आई आपके सामने निकल कर। ठीक है, तीनों ही राइट है, बट हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन और अपलोड किया था मैंने, बस ऐसे सिलेबस को देख रहे थे, है ना, तो पता चल गया कि इसका अर्थ देख लेते एक बार क्या होता है। लेसे में से, बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि लेसे में से, लेसे में से, लेसे में से, बट उनका हिंदी जो उसका विस्तार होता है उस पता नहीं है बहुत से लोगों को। एक भी आंसर राइट नहीं आया था। लघुत्तम समापवर्त्य कहा जाता है और महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। लघुत्तम समापवर्त्य कहा जाता है और महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। जब इसकी कक्षा में लेकर आएंगे तब आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे कि समापवर्त्य क्या है, समापवर्तक क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए हमें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।